चलिए काफ़ी लोग आए तो हैं बट असाइनमेंट सबका नहीं दिखा मुझे गाइस। अभी हम लोग चर्चा करेंगे उस असाइनमेंट्स पे। पहले हम लोग चलें स्टार्ट करते हैं बहुत बिल्डिंग बाय लॉ पार्ट 2 और उसको नमस्ते करते हैं, ठीक है। मैंने देखा असाइनमेंट्स केवल इतने लोगों ने किया हुआ है, देख लीजिए गाइस। ठीक है, एक तो समीर का हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों ने किया हुआ है और हमें सबसे असाइनमेंट चाहिए। कमेंट करके बता देना अगर किसी का जेन्युइन रीज़न है तो। चलिए एक और असाइनमेंट्स आ गया रवि का, 10 लोगों का। असाइनमेंट्स बाद में देखेंगे, पहले हम लोग थोड़ी सी स्टडी करेंगे। स्टडी में हम लोग का जो अभी हम लोग करने चल रहे हैं गाइस, वो चल रहे हैं बिल्डिंग बाय लॉ का पार्ट 2 पढ़ने के लिए। ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मतलब आपको लाइफ टाइम काम देगा। ठीक है, ऐसा टॉपिक है जो आपको लाइफ टाइम काम देगा, ध्यान से देखिएगा। याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था गाइस ये डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज बिल्डिंग बाय लॉ, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे हम लोगों ने। स्कोप मैंने बोला था आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी पढ़ा था हम लोगों ने, मीन्स एप्लीकेशन पढ़ा था। एरियाज के बारे में पढ़ा था, बिल्ट अप एरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोगों ने कारपेट एरिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्लोर एरिया के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने सेट बैक डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने एडवांटेज पढ़ा था, कंट्रोल लाइन पढ़ा था, बिल्डिंग लाइन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एफएसआई के बारे में, यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, पूरे स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट। ये समझ गए तो समझिएगा कि आपको बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ने का फायदा हो गया। ठीक है, तो बोलो सर ऐसा क्या है। देखो, गवर्नमेंट हमें बिल्डिंग बनाने के लिए अलाउ करती है तो हमें एफएसआई देती है। क्या देती है गाइस? एफएसआई देती है। जैसे कि फिलहाल एफएसआई हर जगह का अलग अलग होता है, बट ऑन एवरेज बताऊं तो रेसिडेंशियल एरिया के लिए जो स्कीम वाली बिल्डिंग्स रहेंगी, जैसे प्रधानमंत्री योजना, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, तो वहां पर एफएसआई देते हैं 1। कितना देंगे गाइस? 1। और ग्राउंड फ्लोर पर जो परमिशन रहेगा वो 0.4 रहेगा। क्या रहेगा गाइस? 0.4। अब बोलोगे सर ये 0.4 का मतलब क्या होता है? 40%। 40% एरिया पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अगर आपके पास 1 गुंठा जमीन है, यानी 1000 स्क्वायर फीट जमीन है, तो 400 स्क्वायर फीट पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आप देख लीजिए, अगर हमारा जो बिल्डिंग है वो सिटी एरिया में है, कहाँ पर है? सिटी एरिया में है, कोई स्कीम से रिलेटेड नहीं है, तो वहां पर एफएसआई होगा आपका 4। कितना एफएसआई होगा गाइस? 4। 4 का मतलब क्या है अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। 4 तब अलाउ होगा जब विड्थ ऑफ द रोड इज मोर देन 12 मीटर। अगर 12 मीटर से चौड़ी रोड रहेगी तब अलाउ होगा 4। एंड अगर रेसिडेंशियल एरिया ही है और सिटी में ही बिल्डिंग है, तो जनरली कुछ जगहों पर अगर वहां पर 12 मीटर से छोटी रोड है, यानी छोटी छोटी रोड है, तो वहां पर एफएसआई अलाउ होगा 3। कितना गाइस? 3। अब ये 3 का मतलब क्या होता है हम लोग चंद मिनटों में देखने वाले हैं। कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, क्या है गाइस? कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है और उसका एफएसआई है आपको, अगर वहां पर कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो उसके लिए आपका जो एफएसआई होगा वो होगा गैस 1.5। कितना? 1.5। जिसमें मैक्सिमम अलाउड ऑन ग्राउंड फ्लोर 100%। मतलब पूरे जगह में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जितनी भी आपकी जगह है, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। यही चीज कॉमर्शियल कोई बिल्डिंग है तो उसका एफएसआई होगा गैस 1.33। कितना होगा गैस? 1.33। और 1.33 में ग्राउंड पर अलाउ होगा गैस 0.4, यानी 40%। आप बोलोगे सर सच बताएं तो समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, जस्ट 1 मिनट रुकना, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए गाइस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। रेसिडेंशियल कोई स्कीम एरिया में कोई बिल्डिंग है तो उसका एफएसआई कितना है? 1। और ग्राउंड फ्लोर पे अलाउ कितना है गाइस? 0.4। तो आइए यहीं समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एफएसआई का फॉर्मूला मैं आपसे कल मॉक में पूछने वाला हूं, तो आप बताइएगा टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर डिवाइड बाई प्लॉट एरिया, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा इस एफएसआई। ये देखिए, हाउ टू कैलकुलेट एफएसआई। तो जैसे कि आपका एरिया है 5000 स्क्वायर फीट। कितना है गाइस? 5000 स्क्वायर फीट आपका एरिया है। उसमें से आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है 1500 स्क्वायर फीट पे। कितने पे गैस किया हुआ है? 1500 स्क्वायर फीट पे आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो आपका एफएसआई कितना होगा? 5000
को डिवाइड कर देंगे 1500 से, ठीक है। कितना हो रहा है आपका 0.3, कितना हो रहा है गाइस 0.3। अलाउ कितना है आपको 0.4, मतलब अभी और थोड़ा बहुत एरिया में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। थोड़ा सा समझ में आया होगा, फिर से समझो। आपका 5000 स्क्वायर फीट एरिया है, आपने 1500 नीचे कंस्ट्रक्शन कर लिया, 1500 ऊपर, तो आपका ये ग्राउंड के लिए था। 1500 नीचे 1500 ऊपर, तो कितना हो गया गाइस 3000। इसको जब डिवाइड करके देखा तो आया कितना गाइस 0.4। कितना आया गाइस 0.4 आया, सॉरी 0.6। और हमें अलाउ कितना है, हमें अलाउ है 1। कितना अलाउ है गाइस 1। तो मतलब क्या अभी और फ्लोर ले जा सकते हैं, यस। ध्यान से फिर से देखिएगा, 5000 स्क्वायर फीट था, आपने 3 फ्लोर बना दिया, 3 फ्लोर बना दिया, तो हमारा एफ कितना आ गया गाइस 0.9। एफ मतलब फ्लोर एरिया रेशियो, हर एरिया का, हर फ्लोर का एरिया कितना गाइस आ गया आपका 0.9, ठीक है। 4500 डिवाइड बाई 5000, तो कितना आ गया गाइस 0.9 FAR। अलाउ कितना है गाइस 1। अब आप कमेंट करके बताना कि क्या इसके ऊपर जा सकते हैं, क्या एक फ्लोर और बना सकते हैं क्या इस बिल्डिंग के लिए, अगर आपका यहाँ का FSI 1 है तो। इमेजिन करिए कि आपका FSI यहाँ का 1 है, तो क्या एक फ्लोर और जा सकता है क्या, कमेंट करके बताइए फटाफट गाइस। आई जस्ट वांट फ्रॉम एवरीवन कि आप कमेंट करके बताएं, तो समझ में आ जाएगा कि आपको आइडिया लगा कि नहीं। क्या एक फ्लोर और बना सकते हैं, ओवेश, विधि, शोएक, समीर, रवि, सभी लोग बताइए, ठीक है, सभी लोग बताइए, ठीक है। और अगर ये बिल्डिंग सिटी में है, अगर ये बिल्डिंग सिटी में है जहां का FSI 4 है, जहां का FSI 4 है, तो कितने फ्लोर बना सकते हैं, कमेंट करके बताइए, कैलकुलेट करके कमेंट करके बताइएगा। इस अगर सेम बिल्डिंग बना रहे हो बट ये सिटी एरिया में है जहां का FSI है आपका 4, तो कितने फ्लोर और जा सकता है, कमेंट करके फटाफट बताइए। फ्लोर वाइज 1500 ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। गोविंद, राम प्रसाद, कमेंट करो यार। अगर आपका 4 है FSI, तो कितने फ्लोर जा सकते हैं हम लोग यही कंस्ट्रक्शन पे। 3 का डिवीजन आप कर लो, पता चल जाएगा आपको 0.3 का। कुछ लोग 6 बता रहे हैं, कुछ लोग 14 और 13 बता रहे हैं, बाकी लोग भी कमेंट करें प्लीज। गोविंद 13 बता रहे हैं। ओके, 13 इज द राइट आंसर गाइस। क्यों, क्योंकि जब आपका यहाँ पर आपने देखा कि 1 मीटर में आप 3 फ्लोर लेके जा पा रहे हो, ठीक है। 4 मीटर में कितना फ्लोर लेके जा पाओगे, 4 मीटर में इसी को इंटू 4 कर दो, तो कितना क्या 3 मीटर इंटू 4 कितना हो गया 12 मीटर, 12 फ्लोर हो गया। और प्लस 0.1 बच रहा है हर में, तो ऑलरेडी एक फ्लोर और रेडी हो जाएगा, 13 फ्लोर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये FSI और FAR का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ये हो गया तो समझ जाइए आज का पूरा काम हो गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। FSI अगर आपका स्कीम एरिया में जहाँ पे SI आपका 1 है, तो वहाँ पर मैक्सिमम क्या रहेगा ग्राउंड फ्लोर 0.4। कोई अगर सिटी एरिया में है तो वहाँ पर कितना रहेगा परमिशन लगा इस 4। और वहाँ पर विड्थ ऑफ द रोड मोर देन 12 मीटर्स, ठीक है। ऐसे आप पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। सिटी एरिया के लिए 3, तो विड्थ ऑफ द रोड इज लेस देन 12 मीटर्स। एक बार रिपीट कर देंगे, बिल्कुल रिपीट कर देंगे जी, ठीक है। ध्यान से देखिए सभी लोग, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने चल रहे हैं FSI के बारे में, ठीक है। FSI का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाय प्लॉट एरिया, ठीक है। आप हर फ्लोर पे कितना कंस्ट्रक्शन कर रहे हो डिवाइड बाय टोटल प्लॉट कितना बड़ा है, तो उससे हम FSI निकाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट हमें फिक्स करती है कि किस एरिया में आप कितना FSI आपको मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि रेसिडेंशियल कोई स्कीम एरिया है तो वहाँ का FSI रहेगा 1, और उसमें भी ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा आपका कंस्ट्रक्शन का अलाउ 0.4, यानी 40% एरिया पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अच्छा जी, यही बिल्डिंग अगर सिटी एरिया में रहेगा तो FSI रहेगा 4,
पट 4 के साथ परमिशन है कि आपके घर के सामने 12 मीटर की रोड होनी चाहिए। यही सिटी एरिया अगर आपके घर के सामने क्या बोलते हैं एफएसआई रहेगा 3, अगर आपके घर के सामने रोड जो है वो 12 मीटर से छोटी है तो 12 मीटर से छोटी है तो आपका एफएसआई कितना रहेगा गाइस? आपका एफएसआई रहेगा क्या बोलते हैं सॉरी आपका वो रहेगा एफएसआई 3। अगर रेसिडेंशियल एरिया है ठीक है तो वहां पर आपका परमिशन एफएसआई रहेगा 1.5, इसमें ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा गाइस 0.1, कितना 1। कॉमर्शियल स्कीम एरिया है गाइस तो वहां पर आपका परमिशन एफएसआई रहेगा 1.33, मैक्सिमम ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा 4, 0.4। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हर फ्लोर का निकालने के लिए क्या करना है गाइस? हर फ्लोर का जब निकालते हैं उसको बोलते हैं FAR। क्या बोलते हैं? FAR, फ्लोर एरिया रेशियो। टोटल फ्लोर का निकालेंगे तो एफएसआई हो गया, हर फ्लोर का निकालेंगे तो FAR। तो हर फ्लोर का कैसे निकालेंगे? जैसे ग्राउंड फ्लोर का तो 5000 स्क्वायर फीट आपके पास एरिया है एज्यूम करिए और 1500 आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अलाउ आपका कितना हो गया गाइस? 0.3 आया। अलाउ कितना है ग्राउंड फ्लोर? 0.4। ठीक है, तो मतलब हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं 1500 स्क्वायर फीट का। फिर हम लोग आगे चले और हमने देखा कि 5000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया था, हमने 2 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन किया तो 2 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कितना आएगा? इस 3000 स्क्वायर फीट, तो हमारा एफएआर कितना हुआ? 0.6। और अगर हमने 5000 स्क्वायर फीट में 3 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन किया तो हमारा एफएआर कितना आएगा? इस 0.9। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो, 3 फ्लोर में कितना कंस्ट्रक्शन किया आपने? 4500। यहाँ क्या लिखा है? टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर, तो कितना आ गया? 4500 डिवाइड बाई प्लॉट एरिया। 4500 डिवाइड बाई प्लॉट एरिया तो कितना है रिजल्ट गाइस? 0.9। अलाउ कितना है? 1, मतलब कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। होप सो अब आ गया होगा क्लियर। ठीक है, अब आगे समय नहीं लगेगा आपको, फटाफट चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरलाइंग बिल्डिंग बाय लॉस, तो उसमें क्या रहता है गाइस कि क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग विथ यूनिट एज अ फैमिली एंड मेंशनिंग द रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन करिए। Classifying the room according to the use and then specific minimum standard of the room, each rooms with respect to size, floor area and height and ventilations. Specify height of the compound wall and location of the gate in wall. क्या करना पड़ेगा इस? आपको कंपाउंड वॉल की भी हाइट बतानी पड़ेगी कितना रखना चाहिए और लोकेशन ऑफ गेट भी आपको बाय रूल के अकॉर्डिंग ही लगाना चाहिए। कंट्रोलिंग अभी हम लोग देखने वाले हैं सब चीज़ों को। कंट्रोलिंग ऑफ प्रोजेक्शन इन मार्जिन स्पेस, आपको मार्जिनल स्पेस जितना है उसके हिसाब से ही प्रोजेक्शन आप निकालें। एफएसआई और एफएआर को देखते हुए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करें। सुटेबल अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई को देखते हुए कंस्ट्रक्शन करना है। सेटबैक, लाइट प्लान, मार्जिन देखना चाहिए। स्पेसिफिक साइज ऑफ प्लॉट और देयर डायमेंशन ये सब देखना चाहिए। आइए इन सब के बारे में एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब आपका आज का दूसरा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज बिल्डिंग बाय लॉ फॉर रेसिडेंशियल एरियाज फॉर साइज ऑफ प्लॉट के लिए क्या रूल है, एरिया के लिए क्या लिमिटेशन है, बेसमेंट का क्या रूल है, कंपाउंड वॉल का क्या रूल है, मार्जिन का क्या रूल है, प्रोजेक्शन मार्जिन का क्या रूल है, पैरापिट का क्या रूल है, प्लिंथ, हाइट, मेजनियन, स्टेयरकेस, सब देखते हैं एक करके। तो आइए शुरू करते हैं साइज ऑफ प्लॉट से। फोकस जो लोग अभी आए बस ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस प्लॉट जो होते हैं बाय लॉ के अकॉर्डिंग 3 तरीके के होते हैं। वो 3 तरीके कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका डिटैच बिल्डिंग, एक तरीका होता है आपका डिटैच बिल्डिंग जिसका साइज रहता है 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर। क्या रहता है गाइस? 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर रहेगा तो उसको बोलते हैं डिटैच बिल्डिंग। और जिसका फ्रंटेज रहेगा, फ्रंटेज जो रहेगा वो रहेगा 12 मीटर, मतलब फ्रंट एरिया छोड़ना पड़ेगा 12 मीटर से ज्यादा, एवं 12 मीटर। अगर कोई आपका सेमी डिटैच बिल्डिंग रहेगा, क्या रहेगा गाइस? सेमी डिटैच बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग सेमी डिटैच होती है गाइस? 125 से 250 मीटर स्क्वायर का अगर प्लॉट है, 125 से 250 मीटर स्क्वायर तक का अगर प्लॉट है तो वो आपका क्या आता है गाइस? वो आपका आता है सेमी डिटैच बिल्डिंग में, जिसका फ्रंटेज छोड़ेंगे 8 मीटर से 12 मीटर। कितना गाइस? 8 मीटर से 12 मीटर। ठीक है, अगर आपके घर पे जो रो टाइप बिल्डिंग है उसका साइज है 50 से 125 मीटर स्क्वायर, कितना? 50 से 125 मीटर स्क्वायर,
तो आपका जो फ्रंटेज रहेगा वो रखा जाएगा 4.5 से 8 मीटर। कितना? 4.5 से 8 मीटर। ठीक है। डिटैच बिल्डिंग जो रहेगी उसका प्लॉट साइज कितना रहेगा इस 250 मीटर स्क्वायर, जिसका फ्रंट रहेगा 12 मीटर। सेमी डिटैच का क्या रहेगा इस 125। आप समझ लीजिए कोई बोले कि हमारा प्लॉट जो है वो 100 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो किस किस कैटेगरी में आ रहेगा इस रो टाइप बिल्डिंग्स कैटेगरी में आ रहा है। कोई बोले हमारा जो प्लॉट है वो 150 मीटर स्क्वायर है तो सेमी डिटैच के अंदर में आ रहा है। कोई बोले मेरा प्लॉट 300 मीटर स्क्वायर है तो डिटैच बिल्डिंग की कैटेगरी में आ रहा है। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है डिटैच बिल्डिंग। डिटैच बिल्डिंग का साइज क्या रहेगा 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, ये देखिए 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर। ठीक है। ये सेमी डिटैच बिल्डिंग इसका फ्रंट छोड़ना पड़ेगा 12 मीटर से ज़्यादा, इसका 8 से 12। और इसका जो साइज रहेगा वो साइज रहेगा 125 से 250 मीटर स्क्वायर, 125 से 250 मीटर स्क्वायर तक। और ये है गाइस आपका रो टाइप बिल्डिंग। क्या है ये रो टाइप बिल्डिंग, जिसका फ्रंट रहेगा 4 मीटर और ये रहेगा 125 और 50 मीटर से 125 मीटर तक। ये देखिए। ठीक है। और इसका फ्रंटेज कितना रहेगा 4.8 से 4.5 से 8 मीटर। अभी थोड़ी देर में मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि कितने टाइप के प्लॉट होते हैं या फिर सेमी डिटैच बिल्डिंग का क्या साइज स्टैंडर्ड साइज होता है। लेट्स सी, देखते हैं किसको किसको याद रहेगा। इसके बाद है गाइस एरिया लिमिटेशन। जैसे कि आप क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसके हिसाब से रूल्स बदलते रहेंगे। ये तो हम लोग बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, बट इसके अलावा हमें देखना पड़ता है कि द लिमिटेशन ऑफ एरिया एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स of different types of construction and occupancies class is achieved by satisfying the floor area ratio। floor area ratio के हिसाब से होता है। the FAR is specified taking into account the following aspects, जैसे कि occupancy class, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या किस चीज का कर रहे हो, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, फ्रंटेज एंड बिल्डिंग एंड ट्रैफिक वहां पर कैसा है, मतलब कितनी भीड़ है वहां पर। ठीक है। पार्किंग फैसिलिटीज, पार्किंग कैसी है वहां पर। लोकल फायर फाइटिंग फैसिलिटीज, वहां पर फायर फाइटिंग की क्या व्यवस्थाएं हैं। वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज, ये सब कुछ आपको उस बिल्डिंग के लिए देखना पड़ता है। ठीक है। उसके हिसाब से आप उसमें कंस्ट्रक्ट, जैसे कि वहाँ पर फायर फाइटिंग का जो व्यवस्था है वो आपको वहाँ पर व्यवस्थित करवाना पड़ता है। अगर वहाँ पर फायर फाइटिंग व्यवस्था नहीं है तो आपको अपने वहाँ पर ही एक छोटा सा स्टेशन तैयार करना पड़ेगा। पार्किंग की व्यवस्था आपको करवानी पड़ेगी। तो ये सब आपके एरिया लिमिटेशन के अंदर आ जाता है। तीसरा मेन पॉइंट है गाइस बिल्ट अप एरिया, जो आप पीछे भी पढ़ रहे थे ना कि कितना अलाउ करेंगे। तो ये देखिए, अगर आपका प्लॉट जो है वो 200 मीटर स्क्वायर के ऊपर, सॉरी 2 मीटर स्क्वायर से नीचे है तो कितना कंस्ट्रक्शन अलाउ है 66.67% ऑफ प्लॉट एरिया ऑन ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर पर अलाउ है। ठीक है। ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात हो रही है, याद रखिएगा। 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर अगर आपका प्लॉट है तो 66.67% ऑफ द प्लॉट एरिया पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अगर आपका प्लॉट का साइज 201 से 500 मीटर स्क्वायर तक का है तो उसका कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो, जिसमें आप 50% प्लॉट एरिया का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। जितना भी एरिया उसका 50%। अगर उसका 50% आपने कैलकुलेट किया और वो 133 मीटर स्क्वायर से कम आ रहा है, 50% 133 मीटर स्क्वायर के लिए से कम आ रहा है, उस केस में गाइस आपका कंसीडर क्या करना पड़ेगा 133 कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपका जो एरिया है वो है 210 मीटर स्क्वायर, तो अब इसका 50% कितना आएगा 210 का, तो 210 का आएगा 105, जो कि 133 से कम है। सॉरी। तो 133 से कम है तो 133 मिनिमम है, इतना आपको स्टैंडर्ड कवर करना पड़ेगा। अगर आपका प्लॉट जो है वो 501 से 1000 स्क्वायर मीटर स्क्वायर तक का है तो उसमें केवल और केवल 40% एरिया पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और वो 40% एरिया 250 मीटर स्क्वायर से अगर कम है तो उस केस में आपको छूट है, उस केस में आप 250 मीटर स्क्वायर को कंसीडर कर सकते हो। अगर प्लॉट का एरिया 1000 मीटर स्क्वायर के ऊपर है तो केवल केवल 33% एरिया पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, यानी 400 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे ना, बिल्डर लोग आपको ढेर सारी एमिनिटीज देते रहते हैं कि ये गार्डन दे दिया, ये स्विमिंग पूल दे दिया, ये जिम दे दिया, ये टेम्पल दे दिया।
और ये आपको बास्केटबॉल का दे दिया, ये इसका एरिया दे दिया, तो आपको क्या लगता है कि वो हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं? नहीं, उनकी समस्या है, इसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते। अब 600 मीटर स्क्वायर जो बचेगा उसका करें क्या? और उसको खाली रखेंगे तो लोग लेंगे नहीं, ठीक है? तो अब थोड़ा सा उसको डेकोरेट करके उसका भी पैसा ले लेते हैं, बस इसलिए वो इतने एरिया का कंस्ट्रक्शन करते हैं। और फिलहाल उसके अलग अलग सर्टिफिकेशंस मिल जाते हैं, बिल्डिंग का लुक बढ़ जाता है, तो रजिस्ट्रेशन फी एंड उस जगह की वैल्यू बढ़ जाती है। अदरवाइज कोई बिल्डर आपको कंस्ट्रक्शन जो करते समय वो इतना एरिया छोड़ेगा नहीं, बट कॉरपोरेशन की मजबूरी है, मतलब रूल की मजबूरी है कि उनको छोड़ना पड़ता है, ठीक है? और इसीलिए आपको ढेर सारी एमिनिटीज प्रोवाइड करते हैं। आइए मार्जिन के बारे में समझते हैं। मार्जिन क्या होता है गाइस? फ्रंट पर कितना छोड़ना है, बैक पर कितना छोड़ना है, साइड में कितना छोड़ना है। आइए सामने डायरेक्ट चलते हैं। अगर आपका जो प्लॉट है 50 मीटर स्क्वायर तक ही है, अप टू 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो आपको केवल और केवल फ्रंट पे 0.75 मीटर, कितना, 0.75 मीटर एरिया छोड़ना पड़ता है, बाकी एरिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके प्लॉट का साइज जो है 51 से 75 मीटर स्क्वायर तक है, तो उसका फ्रंट केवल 1 मीटर छोड़ना है, बैक केवल 1 मीटर छोड़ना है, और रियर जो है वो 0.5 मीटर छोड़ना है। कितना छोड़ना है? 0.5 मीटर छोड़ना है। अगर आपके प्लॉट का साइज 76 से 100 मीटर स्क्वायर तक है, तो आपको फ्रंट छोड़ना पड़ेगा 1.25 मीटर, और रियर छोड़ना पड़ेगा 1 मीटर, और साइड छोड़ना पड़ेगा 0.5 मीटर। कितना? 0.5 मीटर। अगर आपका प्लॉट का साइज 101 से 150 मीटर स्क्वायर तक है, तो उसका आपको फ्रंट छोड़ना पड़ेगा 2 मीटर्स। ये रूल हर जगह का अलग अलग है, ये मत सोचिएगा कि हमारे यहाँ भी यही रूल होगा, नहीं। हर कॉरपोरेशन का रूल, हर एरिया का रूल जो है वो टीपी, टाउन प्लानर, डिसाइड करता है, एज पर द ट्रैफिक्स, एज पर द इन्वायरमेंट, एज पर द सोसाइटी, कहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ये सारी चीज़ों के बिहाफ पर डिज़ाइन किया जाता है। तो ये ओवरऑल एक मोटा मोटा आइडिया है कि 201 ऊपर है तो 3 मीटर फ्रंट, 2 मीटर साइड, और ऐसे करके छोड़ना पड़ेगा। तो ये आप चाहे तो किसी भी कॉरपोरेशन का बाईलॉज डाउनलोड कर लीजिए, बाईलॉज में लिखा रहेगा कि हमें कितना फ्रंट पे छोड़ना है। अब बोलोगे सर ये तो आपने 300 मीटर स्क्वायर तक कर दिया, बट मेरे पास 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर का प्लॉट एरिया है और हाइट 13 मीटर तक है, तब? तो अगर आपके पास 301 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर का एरिया है, 300 के ऊपर है, तो वहां पर आपको जो मिनिमम फ्रंट सेटबैक छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा रोड के अकॉर्डिंग। अगर रोड जो है 12 मीटर तक है तो 3 मीटर में काम हो जाएगा। रोड अगर 12 मीटर से 18 मीटर के बीच में है, तो आपको मिनिमम सेटबैक छोड़ना पड़ेगा 4 मीटर। कितना गाइस? 4 मीटर। अगर आपको क्या बोलते हैं, आपका रोड जो है वो 18 मीटर के अबव है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा 4.5 मीटर फ्रंट। अब लोग सर ये तो फ्रंट हो गया, बैक? बैक फिक्स रहता है, अगर 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर गए तो बैक आपको 3 मीटर ही रखना है। और साइड, साइड आपको अगर 301 से 670 मीटर स्क्वायर तक हो, ठीक है, तो आपको मिनिमम छोड़ना पड़ेगा 1.5 मीटर, या फिर 0.25 ऑफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स ऑन ईच साइड, उसकी हाइट का 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना मीटर छोड़ दो, या फिर 1.5 मीटर। और अगर आप बोलोगे सर 670 के ऊपर गया, तब 3 मीटर साइड छोड़ना पड़ेगा ऑन बोथ साइड, या फिर 0.25 इंटू हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स ऑन ईच हायर। तो ये कुछ रूल्स हैं गाइस, जो कि दिल्ली के रूल्स हैं। आपके एरिया के रूल्स थोड़े बहुत डिफर करेंगे अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग, तो ये कॉमन रूल्स हैं। ओके, चलिए, तो हमने क्या समझा गाइस कि एरिया पर कितना जगह छोड़ना चाहिए, मीन्स मार्जिन समझा हम लोगों ने। बिल्टअप एरिया का मतलब समझा, कितना बिल्टअप एरिया हम ले सकते हैं। हम लोगों ने 3 टाइप्स के बिल्डिंग के बारे में समझा कि साइज ऑफ द प्लॉट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। हम लोगों ने समझा एफएसआई और एफएआर के बारे में। अब आगे चलते हैं। हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बिल्डिंग की हाइट कैसे डिसाइड करते हैं कि कितना अलाउ कर सकते हैं? तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो रोड के अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट।
जो रोड है उसके हिसाब से। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स shall not exceed 0. सॉरी 1.5 टाइम्स ऑफ द रोड विड्थ ऑफ द रोड। जो रोड का विड्थ है उसका 1.5 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए रोड का विड्थ है 20 मीटर्स, तो उसका 1.5 टाइम्स कितना होगा गाइस, 30 मीटर। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर बिल्डिंग्स इन विन सिटीज और एरोड्रोम्स और द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स इज फिक्स इन कंसल्टेशन विद सिविल एविएशन अथॉरिटी। अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो एरोड्रोम्स एरिया में आ रहा है जहां पर एयरपोर्ट वगैरह आसपास है, तो वहां का रूल अलग रहता है। ठीक है। नॉर्मल जगहों में क्या रहेगा, अगर आपकी जो बिल्डिंग का रोड है सामने, रोड में सब कुछ वो पैसेज वैसेज मिला के, मतलब फुटपाथ वगैरह सब मिला के इंटू 1.5 उतना हाइट आप रख सकते हैं। बट अगर एरियोड्रोम एरिया है तो वहां पर आपको 10 मीटर से ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। आप में से कई लोग चंडीगढ़ जानते होंगे, गूगल करिएगा, चंडीगढ़ में आपको 10 मीटर के ऊपर बिल्डिंग नहीं मिलेगी। मैं इलाहाबाद से हूँ, इलाहाबाद में हम लोग के सिटी में एयरपोर्ट पास पे है, तो एयरपोर्ट के आसपास जितनी बिल्डिंग्स हैं गाइस, एयरपोर्ट के आसपास जितनी बिल्डिंग हैं सभी 10 मीटर के नीचे है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, उनके लिए रूल्स रहते हैं कुछ कि इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो बेसिकली। ठीक है, इसके लिए वो रूल्स रहते हैं। ठीक है। तो आप बोलोगे सर 10 मीटर के ऊपर मैंने रूफ टैंक बनाया हुआ है और उसका एक रूम बनाया हुआ है, तो उसको छूट है क्या? यस, वो हाइट में नहीं कैलकुलेट होगा। वेंटिलेशन की व्यवस्था किया है मैंने, लिफ्ट लगाया है ऊपर तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। रूफ स्ट्रक्चर पर आपने एक छोटा सा रूम बनाया हुआ है जो कि 1/3 एरिया के अंदर है, तो वो हाइट में कंसिडर नहीं होगा। जैसे आप बोलते हो ना कि सर मैं G+2 बनाना चाहता हूँ, उसके ऊपर एक छोटा सा रूम बनाना चाहता हूँ सीढ़ी के लिए या फिर रुकने के लिए, स्टोर रूम के लिए, क्या वो हाइट में कंसिडर होगा? G+3 हो जाएगा? नहीं। जब तक कि 1/3 एरिया से ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक उसके ऊपर वाला फ्लोर फ्लोर के उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो आप फ्री रहिए मुझसे। होप सो हाइट का ये दोनों कॉन्सेप्ट, एरोड्रोम वाला जो कि 10 मीटर तक अलाउ होता है प्लस 1.5 टाइम्स वाला, याद हो गया होगा। आइए देखते हैं प्लिंथ हाइट के बारे में। द हाइट ऑफ द प्लिंथ shall not be less than 450 mm ऑन द ग्राउंड फ्लोर। मतलब जीएल से जो पीएल की हाइट है वो कभी भी 450 mm यानी 1 फीट 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम तो आप देख सकते हो वहां पर। मिनिमम हाइट ऑफ 600 mm इज द बेस्ट फॉर फ्रॉम ड्रेनेज एंड अदर कंसिडरेशन। ठीक है, मिनिमम हाइट ऑफ 600 mm is best from drainage and other considerations, and it is minimum 900 mm in waterlogged soil। ठीक है, जहां पर भी आपको पानी फंसने वाला एरिया रहेगा वहां पर 900 mm का क्या बोलते हैं हाइट कंपलसरी है, और ये मिनिमम की बात हो रही है। और जो नॉर्मल ड्रेनेज जहां पर व्यवस्था नहीं है वहां पर 600 mm GL to PL हाइट, और किसी भी केस में 450 mm के नीचे नहीं जाना है। आप बोलोगे सर मैं 1 मीटर रखना चाहता हूँ, बेशक आप रख सकते हैं। दिस इज मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है, और स्टैंडर्ड हमेशा मिनिमम के लिए बनाए जाते हैं गाइस। ठीक है, अभी आप लोग की प्लानिंग स्टार्ट होने वाली है, मीन्स आप लोग प्लान बनाएंगे। प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या पता होना चाहिए गाइस कि हम किस रूम का क्या साइज दे सकते हैं। तो जैसे आपका बेडरूम है, लिविंग रूम है, स्टडी रूम है, इसका साइज मिनिमम, रूल हमेशा मिनिमम के लिए होगा, मिनिमम 9.5 मीटर स्क्वायर रखना पड़ेगा, और जिसका वन साइड 2.4 मीटर रखना ही रखना पड़ेगा कंपलसरी। 9.5 मीटर स्क्वायर और वन साइड 2.4 मीटर रखना ही पड़ेगा, और हाइट 2.75 मीटर फ्रॉम द सरफेस टू फ्लोर हाइट तक रखना ही पड़ेगा। बात करें किचन की, तो किचन की जो मिनिमम हाइट है, किचन का जो मिनिमम एरिया है वो 5 मीटर स्क्वायर आपको रखना ही रखना पड़ेगा, जिसका मिनिमम साइज ऑफ साइड जो है वो 1.8 मीटर रखना पड़ेगा। ठीक है, एक साइड जो उसका है वो 1.8 मीटर आपको रखना पड़ेगा, नॉट लेस देन 2.75। उसकी हाइट जो है वो 2.75 से ऊपर और नीचे नहीं रखना पड़ेगा। अगर आप कोई बाथरूम बना रहे हैं और वाटर क्लोजेट वगैरह के लिए व्यवस्था कर रहे हैं,
तो बाथरूम का मिनिमम साइज जो है 1.8 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। कितना होना चाहिए गाइस? 1.8 मीटर स्क्वायर। If bath and water closet are combined, its floor area shall not less than 2.8 मीटर स्क्वायर। कितना? 2.8 मीटर स्क्वायर के नीचे तो होना ही नहीं चाहिए विथ मिनिमम विड्थ ऑफ 1.2 मीटर। अगर ओनली बाथरूम है तो 1.8 मीटर स्क्वायर, बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट दोनों है तो गैस 2.8 मीटर स्क्वायर जो है उसका एरिया रहना चाहिए, जिसका वन साइड 1.25 मीटर रहना ही रहना चाहिए। हाइट जो है नॉट लेस देन 2.1 मीटर, हाइट इट नॉट लेस देन 2.1 मीटर, ठीक है, एज यू नीड। अगर आप कोई स्टोर रूम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं गाइस? स्टोर रूम बना रहे हैं, तो उसका जो मिनिमम साइज है वो 3 मीटर स्क्वायर आपको रखना ही रखना पड़ेगा, और हाइट नॉट लेस देन 2.2 मीटर, हाइट जो है वो 2.2 मीटर से कम नहीं रखना है। कोई भी गैरेज बना रहे हैं तो गैरेज के लिए आपको मिनिमम जो एरिया रखना पड़ेगा वो 12.5 मीटर स्क्वायर रखना पड़ेगा, और मिनिमम साइज ऑफ द वन साइड 3x6 मीटर आप रखेंगे, तब आप अच्छे से कोई भी गाड़ी वगैरह पार कर सकते हैं। स्टेयर केस है तो उसका जो मिनिमम विड्थ रखेंगे वो 0.9 रखेंगे, ठीक है, और हेडरूम जो उसके रखेंगे, जो रूम्स बनाएंगे ऊपर सबसे ऊपर हेडरूम, वो 2.2 मीटर मिनिमम रखना चाहिए। और जो उस पर राइजर होता है वो आप 250 का रख सकते, सॉरी ट्रेड जो होता है वो 250 स्क्वायर का रख सकते हैं, और जो राइजर है वो 190 तक रख सकते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम की बात हो रही है, ठीक है। और जनरली 6 इंचेस आप राइजर रख सकते हैं और 9 इंचेस ट्रेड रख सकते हैं, ओके। तो ये कुछ रूल्स हैं गाइस जो आपने पढ़े, किसके लिए? अलग अलग रूम साइजेस के लिए। उसी का एक चार्ट के रूप में यहाँ पर दे रखा है सेम रूल, तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये हम लोग हमेशा रूल किस चीज़ का बनाते हैं गाइस? मिनिमम का। आपके पास ज़्यादा रूम का साइज है तो आप 9 की जगह 18 कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट इससे कम नहीं रखना है। नाउ विल टॉक अबाउट द बेसमेंट और सेलर। बेसमेंट के लिए बात करते हैं। तो बेसमेंट जो है उसके लिए द बेसमेंट सेल नॉट बी लेस यूज फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस। बेसमेंट को बाय लॉ के अकॉर्डिंग अलाउ है कि उसको रेसिडेंट पर्पस से नहीं यूज करना है, ठीक है, बेसमेंट को रेसिडेंट पर्पस से यूज नहीं करना है। द बेसमेंट टू बी कंस्ट्रक्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड सेटबैक एंड buildings line and subjected to maximum entrance floor may be put only on the following uses। क्या क्या यूज कर सकते हो इस बेसमेंट को? बेसमेंट को याद रखिएगा रेसिडेंस पर्पज से यूज करना अलाउड नहीं है बाय लॉ के अकॉर्डिंग। स्टोरेज के लिए आप यूज कर सकते हो, बैंक सेलर्स यानी सामान वामान रखने के लिए, रूम्स के लिए, पार्किंग के लिए यूज कर सकते हो। जो एमईपी के इक्विपमेंट्स होते हैं, एयर कंडीशनिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं, इन सब के लिए, सबके लिए यूज कर सकते हो। रेसिडेंट पर्पज से बेसमेंट अलाउड नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। सेलर और बेसमेंट एक ही चीज होता है, ये भी याद रखें। रिक्वायरमेंट ऑफ बेसमेंट, बेसमेंट के कुछ रूल्स हैं गाइस, ध्यान से देखेंगे, रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेसमेंट के। द हाइट ऑफ द बेसमेंट, बस थोड़े दो ही रूल बचे हैं, एक इसका, एक कंपाउंड वॉल का, एक मेजनरी फ्लोर का। द हाइट ऑफ द बेसमेंट फ्रॉम the floor to underside of the roof slab or ceiling shall not be less than 2.4 मीटर। बेसमेंट की जो हाइट है वो 2.4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। and the maximum height of the ceilings of any basement shall be 0.9 meter and maximum 1.2 meter average surrounding ground level, ठीक है। बीम जहां से आपका खत्म हो रहा है, सीलिंग जहां से आ रहा है, वहां से आपको हाइट आप ऊपर का जो रखते हैं, जैसे कि एक सीलिंग बनाते हैं ना जिसके ऊपर हम लोग एमईपी इक्विपमेंट रखते हैं, उसका हाइट आप 0.9 मीटर से 1.2 मीटर के बीच में रख सकते हैं, जो कि आपके बेसमेंट के जस्ट ऊपर रहता है। एडिक्वेट अरेंजमेंट शैल बी मेड सच एज सरफेस ड्रेनेज डज नॉट इंटर इन द बेसमेंट। सरफेस ड्रेनेज, जो जमीन का पानी है वो ग्राउंड में नहीं जाना चाहिए, मीन्स बेसमेंट में नहीं जाना चाहिए। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि वहां पर अगर पानी फंस जाता है तो द वॉल्स एंड फ्लोर ऑफ द बेसमेंट शैल बी वाटर टाइट, मीन्स आपका जो बेसमेंट है और जो वॉल है, ठीक है, फ्लोर का, वो हमेशा वाटर प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पानी फंसा तो डायरेक्ट फुटिंग में जाएगा, और फुटिंग में जाएगा तो बिल्डिंग आपकी कमजोर होगी, ठीक है। द एक्सेस ऑफ द बेसमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेन एंड
alternative staircase providing access and exit to the higher floor. The height of the access of the basement shall be separated, मतलब जो बेसमेंट में जाने का रास्ता है एकदम सेपरेट होना चाहिए फ्रॉम द मेन एंड अल्टरनेटिव स्टेयरकेस प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड एग्जिट फ्रॉम द हायर फ्लोर। ठीक है, उसको डायरेक्ट आप इमरजेंसी के लिए यूज कर सके इस तरीके से वो रहना चाहिए, मीन्स उसका एक्सेस साइड से अलग से देना चाहिए। बात करें अगर कंपाउंड वॉल के लिए, तो कंपाउंड वॉल के लिए दो रूल है गाइस। एक रूल तो ये है, एक्सेप्ट द स्पेशल परमिशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द कंपाउंड वॉल shall be 1.5 meter above central line from street. Except the special permission, the maximum height of the compound wall कितना है guys? स्पेशल परमिशन है तो अलग बात है, अदरवाइज 1.5 मीटर ही अलाउ है फ्रॉम above the central line of the front street. It is permitted 2.4 मीटर, 2.4 मीटर अलाउ होगा when the top of 0.9 मीटर is open type construction, जब आपका ऊपर का जो फ्लोर है वो पूरा का पूरा ओपन है, ओनली क्या बोलते हैं, तभी आपको 2.4 मीटर तक का कंपाउंड वॉल देने का परमिशन मिलेगा। ठीक है, इन द कॉर्नर प्लॉट इट इज रिस्ट्रिक्टेड कितना 0.75 मीटर फ्रॉम द लेंथ ऑफ 10 मीटर ऑन द साइड एंड फ्रंट इंटरसेक्शंस। ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉर्नर प्लॉट में 0.75 मीटर यानी 750 mm ही अलाउ है फ्रॉम द लेंथ ऑफ 10 मीटर ऑन ईच फ्रंट इंटरसेक्शंस। 10 मीटर जो है वो 10 मीटर तक क्या बोलते हैं, केवल क्या बोलते हैं उतना ही अलाउ है, उसके ऊपर अलाउ नहीं है। ठीक है, 10 मीटर तक अंदर जाएंगे वहां तक केवल 750 mm रख सकते हैं, उसके ऊपर क्या बोलते हैं नहीं रख सकते हैं। ठीक है, द बैलेंस हाइट ऑफ 0.75 मीटर may be the made of throw railings and design of the approved by authorities। ठीक है, जो बेसमेंट हाइट है वो क्या बोलते हैं हाइट ऑफ 0.75 मीटर में बी मेड थ्रो रेलिंग्स, उसको आप केवल रेलिंग के थ्रो बनाइए, कवर करिए, और केवल 750 mm ही कॉर्नर पर आपको अलाउ है बाउंड्री के तौर पे बनाना। कंपाउंड वॉल 750 mm कंपाउंड वॉल बनाइए, ऊपर रेलिंग लगाइए, वो भी रेलिंग ऐसी होनी चाहिए जो इधर से उधर दिखे, तभी अप्रूवल मिलेगा उसका। ये रूल्स हैं कंपाउंड वॉल के। एक लास्ट रूल आपसे पढ़ लेते हैं गाइस, दैट इज मेज़ेनियन फ्लोर। मिनिमम हाइट ऑफ द मेज़ेनियन फ्लोर इज कितना होता है गाइस 2.2 मीटर। कितना होता है 2.2 मीटर। द मिनिमम साइज ऑफ द मेज़ेनियन फ्लोर इफ इट इज टू बी used as a living room such shall not less than 9.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मिनिमम साइज ऑफ द मेज़ेनियन फ्लोर। मेज़ेनियन फ्लोर पता है आपको क्या होता है गाइस, पहले देख लीजिए, ये मेज़ेनियन फ्लोर होता है, ये ऊपर वाले मेन रूफ से बीच में कोई एक रूफ बना देना, स्टील स्ट्रक्चर में ज़्यादा बनता है तो इसको बोलते हैं गैस मेज़ेनियन फ्लोर। बट इसके लिए रूल ये है कि इसका जो हाइट होना चाहिए वो 2.2 मीटर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, द मिनिमम साइज ऑफ मेज़ेनियन फ्लोर जो है वो 9.5 मीटर स्क्वायर तक हो सकता है, इससे ज़्यादा आप इससे कम आप नहीं रख सकते हैं। और क्या बोलते हैं, if the aggregate area of mezzanine floor in the building shall in no exceed of 1/3 of the plinth area, प्लिंथ एरिया का 1/3 से ज़्यादा आपको मेज़ेनियन फ्लोर बनाना भी अलाउ नहीं है। जितना भी प्लिंथ एरिया है उसका 1/3 केवल मेज़ेनियन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये थे कुछ रूल्स जो आपने पढ़े। एक तो पढ़ा आपने मेज़ेनियन फ्लोर का रूल जिसका हाइट होना चाहिए 2.2 मीटर और उसका जो एरिया होना चाहिए 9.5 मीटर स्क्वायर, और 1/3 ऑफ द प्लिंथ एरिया से बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा आपने पढ़ा कि ओनली 1.5 मीटर ही केवल कंपाउंड वॉल की हाइट अलाउ है, कोई स्पेशल परमिशन है तो 2.4 मीटर तक जा सकते हैं, और कॉर्नर पर ओनली 750 mm और उसके ऊपर रेलिंग लगा सकते हैं 750 mm तक। और आपने पढ़ा कि बेसमेंट की हाइट जो है वो 2.4 मीटर मिनिमम होनी चाहिए। आपने पढ़ा कि बेसमेंट में ड्रेनेज मतलब बारिश का पानी नहीं जाना चाहिए, और बेसमेंट वाटर प्रूफ होना चाहिए, बेसमेंट का एक्सेस अलग से होना चाहिए। फिर आपने पढ़ा कि बेसमेंट में कोई रह नहीं सकता, रेजिडेंशियल पर्पज से यूज नहीं कर सकते, उसे पार्किंग के लिए यूज कर सकते हो, स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हो, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स के लिए। फिर आपने पढ़ा रूम के अलग अलग साइजेस क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है,
फिर आपने प्लिंथ हाइट के बारे में पढ़ा कि मिनिमम 450 mm, अगर कोई क्या बोलते हैं वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो 600 mm, वाटर लॉक सॉइल है मतलब पानी फंसने वाला काली मिट्टी वगैरह है तो 900 mm। फिर आपने रूफ हाइट पढ़ा, बिल्डिंग का हाइट जो है वो रोड का हाइट का रोड के विड्थ से 1.5 टाइम्स ही केवल आप रख सकते हो, और एरोड्रोम एरिया में ओनली 10 मीटर तक आप हाइट रख सकते हो। फिर आपने पढ़ा प्लॉट के साइज के बारे में, ठीक है, जो कि आपके 3 तरह के प्लॉट्स होते हैं उनके अलग अलग क्या आप फ्रंट रख सकते हो, दैट विल लर्न। चलिए अब आपके जो भी इससे रिलेटेड डाउट हैं, एफ एस आई एफ एंड एवरीथिंग, आप फटाफट पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर लीजिए, कुछ भी डाउट है आपके तो हम लोग क्लियर करेंगे इस, ठीक है। एंड कुछ लोगों ने असाइनमेंट्स नहीं किया हुआ है, आई जस्ट वांट कि आप अपने असाइनमेंट्स फटाफट कर लें। एंड रवि व्यास ने हैंड रेज किया है, सभी पूछिए। सर इसमें जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बन रही 120 मीटर 120 फ्लोर की हाइट रही है तो उसमें पैसा है कितनी कैलकुलेट। हाँ उस कितना रहता, सॉरी। तो अगर जो बुर्ज खलीफा की अगर हम बात करें ऐसी हाई राइज बिल्डिंग कई इंडिया में भी बन रही है हाँ हाँ हाँ, तो उनमें एफएसआई की कैसे होता होगा वो तो ठीक पॉसिबल नहीं है रोड के अकॉर्डिंग। है। यस, उसमें क्या होता है, उसमें लाइट्स का एंगल होता है, ठीक है। लाइट्स कितने डिग्री पर आपकी पड़ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, वो स्पेशल परमिशंस होती है, ठीक है। वो परमिशंस आपको लेना पड़ता है, स्पेशल परमिशंस। तीसरी चीज, उस एरिया का जो एरिया है वो एरिया आपको बड़ा देना पड़ता है। जैसे कि आप टाउनशिप बना रहे हो, है ना, तो टाउनशिप बनाने के लिए आप बड़ा एरिया कंसिडर करोगे ना, तो उससे क्या हो जाएगा कि आप उसको दिखाते हो कि ये मेरा विड्थ है, मतलब मेनली रोड का सेंस क्या है ये समझो। रोड का सेंस इतना सा है कि आपके घर में सनलाइट जाने के लिए जगह होना चाहिए, समझ गए। तो एफएसआई कहता है कि आप कंफर्ट तरीके से कब रह पाओगे, तो रोड का विड्थ इज जस्ट एग्जांपल कि इतना चौड़ा रहेगा, इतना जगह रहेगी, तो आपके घर में सनलाइट जाएगा। यही सेंस इसको बनाया गया है। बाकी आप स्पेशल परमिशन ले सकते हो, ओके सर। ठीक है। ओके, नूब गेमर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। नूब गेमर। हेलो सर। हाँ जी। सर ये जो रहते हैं वो स्टेट वाइज चेंज होते हैं हाँ, रूल, स्टेट वाइज चेंज होते हैं। तो वो कौन से अथॉरिटी फिक्स करती है कि कैसे होने चाहिए रूल? इसके लिए आपका कॉरपोरेशन, जैसे कि मैं प्रयागराज से हूँ, तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके लिए अप्रूवल देती है, वो परमिशन सेट करेगी, ठीक है। जैसे कि मुंबई है तो मुंबई के लिए बीएमसी है। ऐसे ही अगर आप क्या बोलते हैं पुणे में है तो पुणे के लिए पीएमसी है, ठीक है। वो इसके लिए उनमें टाउन प्लानर्स होते हैं, वो एरिया के अकॉर्डिंग आपको एफएसआई अलाउ करते हैं। मतलब लोकल अथॉरिटी जो रही थी। लोकल अथॉरिटी, यस, वही, क्योंकि उन्हीं को पता होगा ना कि मुंबई के किस एरिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, तो वहाँ के ट्रैफिक को कम करने के लिए वहाँ पर एफएसआई कम कर देना चाहिए। एफएसआई कम करेंगे, कंस्ट्रक्शन कम होगा, लोग कम रहेंगे, और लोग कम रहेंगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगा। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और भी रिसर्च रहते हैं, ये तो एक नॉर्मल रिसर्च बताया मैंने आपको, ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, रेड्डी कुछ पूछना चाह रहे हैं? गैस कमेंट करके बताना हाउ मेनी लेक्चर्स यू वॉच। यस रेड्डी, प्लीज। सर रेड्डी। मैं कल एक जॉब पोस्टिंग देखा था सर, हाँ हाँ। तो इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में स्टील इरेक्शन शॉप ड्राइंग करते हैं सर, वो एक कोर्स में कवर हो जाता है? आ, आवाज क्लियर नहीं हो पाई, आगे पूरा पूरा क्लियर करिए क्वेश्चन। हेलो, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। मेजिनल फ्लोर क्या होता है सर, मेजिनल फ्लोर? हेलो हाँ हाँ रेडी, पूछो ना। सर, मैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में देखा कि स्टील इरेक्शन शॉप ड्राइंग हाँ हाँ करके एक पोस्ट है स्टील डिटेलर के लिए, हाँ हाँ। तो ये कोर्स में कवर हो जाता था स्टील? यहाँ तक तो मुझे समझ में आया कि पोस्ट आया इसमें आपका स्टील से रिलेटेड था, आगे नहीं समझ पाया मैं। स्टील डिटेलर सर, जॉब जॉब का रोल। हाँ हाँ तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में स्टील डिटेलिंग है, शॉप ड्राइंग है, हाँ। तो वो स्किल्स इसमें कवर हो जाता क्या हमारा कोर्स में करके? डाउट है। अच्छा ठीक है, नहीं वो हमारे कोर्स में फिलहाल नहीं है। आपको चाहिए तो हमारे पास सॉफ्ट ड्राइंग्स है रखी हुई,
आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास क्योंकि हमारे एक स्टील का अलग से सेक्शन है, ये जिस सेक्शन में आप पढ़ रहे हो सेक्शन का पूरा फोकस रहता है आरसीसी पे। ठीक है, तो हम लोग आरसीसी का डिटेलिंग तो करने वाले हैं अभी आने वाले दिनों में। ठीक है, हार्डली एक वीक में ही आ जाएगा, बट स्टील का नहीं है। अगर आपको चाहिए सॉफ्ट ड्राइंग तो हमारे पास रखिए, आप प्रैक्टिस करिए, रहता कुछ नहीं है, बस टाइम टेकन होता है। एक बार बनाने के लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, जैसे इसमें मेहनत कर रहे हैं ऐसे उसमें भी मेहनत करना पड़ता है। क्लियर है? रेडी? ओके। यस सर। एंड मोमिन कुछ पूछना चाह रहे हैं? एंड गाइस प्लीज फटाफट जी कमेंट करिए हाउ मेनी लेक्चर्स यू वॉच। यस मैम बताइए। ये ये जो आपने सर वो स्टडी करने के लिए दिया था ना, जैसे जनरल सिविल इंजीनियरिंग हाँ क्वेश्चंस, हाँ हाँ सो उसमें जो ब्रिक का मतलब ये था ना, 1 m³ में कितने हाँ ब्रिक्स लगने चाहिए, हाँ हाँ या फिर ऐसा मतलब कोई ये क्वेश्चन था। एक मिनट में देख लेता हाँ हाँ। बाकी लोग भी कमेंट करिए गाइस फटाफट, हूँ। क्योंकि आज हम लोग को ड्राइंग्स ये खत्म जैसे करना आपका है। 9 इंच का वॉल था और हाँ हाँ 10 फीट बाय 10 फीट का ये था। करेक्ट। तो इसमें जैसे ब्रिक्स का 850 नंबर्स आ रहा है। हाँ हाँ। तो जब मैंने कैलकुलेट किया था ना सर, वो 1065 आ रहा था, वो बट तो एक उसमें प्रॉक्सी, वेस्टेज वो एक मतलब नहीं। प्रॉक्सी है, हाँ। वो उसको प्रॉक्सी है वो। अच्छा ठीक है, वो एक अच्छा जनरल अच्छा। डाटा, उसमें आपने लिखा होगा जनरल सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है ना? तो एक प्रॉक्सी हाँ वैल्यू हाँ है चल। वो, तो दैट इज नॉट लाइक कि कोई कैलकुलेशन है वो। ठीक है, तो उसको आप कंसीडर नहीं अच्छा करें मतलब उसको ये जस्ट। एक रफ आइडिया है। यस यस यस, वो एक रफ आइडिया है, उसमें कोई मटेरियल नहीं, कोई कैलकुलेशन तो हुआ नहीं उसमें। एक जनरल आपको थीम रहे कि ये लगभग इतना जाएगा। ठीक है। एंड ये जो D² / 62 का जो फॉर्मूला होता है, जैसे 6 mm है, 8 mm है, हाँ हाँ 10 mm हाँ है, हाँ हाँ। तो जनरली इसमें मतलब वाई वेट पूछते हैं वो इंटरव्यू में, या फिर मतलब हम फॉर्मूला बता दे तो उतना भी सफिशिएंट होता हाँ फॉर्मूला सफिशियंट होता है, क्योंकि वो एक्चुअली ये जरूरी नहीं कि वो पूछे भी आपसे ये। ठीक है, क्योंकि इतने है? हाँ हल्के लेवल का क्वेश्चन पूछना बहुत प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं संभव है ना? तो वो जी। एक ये कैसे होता है, ये हमको पता मुझे होना चाहिए। हाँ क्लियर? मुझे पूछा गया था, बट हाँ उन्होंने वेट भी पूछ लिया, तो मैंने बोला सर वेट का तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन D² / 162 जो है फॉर्मूला आप फॉलो करते हैं। तो एंड ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कैलकुलेट पूछा कर था। सकते हो। हाँ एंड उन्होंने पूछा था कि जैसे 150 mm का जो क्यूब होता है हमारा, हाँ जैसे 150 mm × 150 mm × 150 mm का क्यूब साइज होता हाँ हाँ है। एंड वो हम जनरली 150 ही क्यूब यूज करते हैं। मतलब 100 mm का भी आता है, बट 200 mm का भी आता है। हाँ हाँ। तो वो एक उनका क्वेश्चन था, तो मैंने थोड़ा सा बाद में रिसर्च किया, देखा तो उसमें मतलब यूटीएम मशीन का कुछ ये रहता है लोड का। हाँ ये एक 1000 kN अगर है तो। ये एक स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। क्या होता है मोमिन, जैसे कि मान लीजिए मिक्स प्रोपोर्शन बना रहे हैं, बनाने को तो हम M26 का ही बना सकते हैं। कॉलम साइज जो है वो हम 310 mm का भी बना सकते हैं, 300 ही क्यों बनाते हैं, है ना? लेकिन 300 बनाने से क्या होता है कि हमारा जो शटरिंग हम बना रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड साइज बना के रख सकते हैं। बनाने को हम 365 का बना दे, बट 365 का फिर बनाना, फिर उसके बाद दूसरे डिजाइन में 350 का डिजाइन करना प्रैक्टिकल लेवल से पॉसिबल नहीं होता है ना? तो इसलिए उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक स्टैंडर्ड बना दिए कि ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड पर आप वर्क करोगे, तो जैसे कि हम लोग 265 भी कॉलम का साइज आता है तो हम लोग क्या करते हैं 300 प्रोवाइड कर दो, एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दो, जिससे कि उस शटरिंग के अंदर वो आराम से बैठ जाए। बस इतना सा सेंस होता है। जैसे कि आपने क्यूब का बोला, तो एक्स क्यूब को जो टेस्ट करते हैं वो यूटीएम से टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए आप अभी आप टेस्ट करेंगे तो एक स्टैंडर्ड साइज रखेंगे तो मोल्ड आराम से सेट हो जाएगा और आप चेक कर पाएंगे उसको अच्छे से। अब अलग अलग साइज रखे रहेंगे तो अलग अलग टाइप के आपके मोल्ड्स बनाने पड़ेंगे, और वो टेस्टिंग हो सकता है रिजल्ट एक्यूरेसी ना आए, तो इसलिए वो एक स्टैंडर्ड है और कुछ नहीं है वो। जैसे ब्रिक का साइज हाँ है, मैंने उनको ब्रिक छोटा भी रख सकते हो मतलब ना। हाँ मैंने उनको बोला कि ये स्टैंडर्ड है, तो बोले हाँ नहीं मतलब स्टैंडर्ड तो नहीं होता, बोले इसके कुछ और है, तो आप एक बार पढ़ना। तो मैंने पढ़ा था, तो वो यूटीएम मशीन का जो रहता है वो एक 1000 kN का कुछ रहता है लोडिंग का, हाँ और एक 2000 लोडिंग का कुछ रहता है कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन का। हाँ तो वो जो उसका प्रेशर के अकॉर्डिंगली हम जो अगर देखें, तो एग्रीगेट जो जिसमें मतलब भी 100 mm अगर ले लेंगे, तो अगर 25 mm का एग्रीगेट साइज रहेगा तो आधे से ज्यादा एग्रीगेट ही कंज्यूम कर लेगा। हम्म। तो इसलिए हम लोग 150 mm मतलब मतलब मुझे ऐसा आंसर मिला था कि वन हाँ फिफ्टी एम एम भी हम प्रिफर करते हैं, ज्यादा यस ना करके, मतलब टू यस, हंड्रेड एम एम का। एंड दैट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे हाँ हाँ अभी ब्रिक का लिए मैं बोलूँ तो 6 इंचेस का 7 इंचेस का ब्रिक रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 9 इंचेस का 10 इंचेस का ब्रिक रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये स्टैंडर्ड है।
ठीक है। अब मैंने उनको ये जवाब दिया कि स्टैंडर्ड है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा स्टैंडर्ड कुछ नहीं रहता। ठीक है, नहीं तो रहता है, बोला एक क्यों नहीं बार मैं रहता है? रिसर्च करके बताऊंगा। ऐसा नहीं है, हाँ हाँ। एक्सटेंड रहता है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए गाइस, अभी हमको आज क्या करना है, आज हमें ये बनाना है, ठीक है, दिस इज। एंड इसके लिए आप जब तक लेक्चर 8 को वॉच नहीं करेंगे आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो लेक्चर 8 को वॉच करना है और ये मोल्ड बनाना है गाइस, और ये मोल्ड बनाना है, ठीक है। ये बगल में डायमेंशंस दिए हैं, ये इसका टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, इसको देख के ये बनाना है और इसको देख के ये बनाना है। तो आज का आपका वर्क क्या है, ये दोनों ड्राइंग्स बनाने हैं गाइस, और ये एक ड्राइंग बनाना है। ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप आराम से कर पाएँ, ठीक है, एक दिन में। तो एक ये बनाना है आपको गाइस, और एक ये बनाना है। बस यही दो तीन ड्राइंग्स आपको बनानी है। लेक्चर 8 को बिना वॉच किए मत बनाइएगा। 7 से आपको आइसोमेट्रिक आइडिया लग गया होगा, बट 8 कर लेंगे तो आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर 8 को वॉच करके आज का हमारा टास्क यही है। आइए देखते हैं आपके असाइनमेंट्स कहाँ तक पहुंचे हैं, और किसने नहीं किया है कमेंट करके जरूर बताएंगे प्लीज। विशाल जी ने बना लिया, वेरी गुड विशाल, बहुत सुंदर। आपकी फ्लुएंसी धीरे धीरे अपडेट हो रही है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है एक्चुअली। कैसे हम लोगों ने इतने बार बना लिया है कि हमें एक बार देख के आइडिया लग जाता है कि परफेक्ट है, बहुत सुंदर तारिक, ग्रेट, सही जा रहे हैं आप। ठीक है, देखिए यहीं से कैसे आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी भी और बिगड़ेगी भी। देखेंगे आप में से कुछ लोग नहीं रहेंगे महीने भर बाद, उसका रीज़न यही रहेगा, कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। विधि जी आपने परफेक्ट बनाया है, ठीक है, सर बहुत। हाँ जी, सर सर बोलो। और एक दो ड्राइंग्स थे जो फीट और इंचेस में थे, हाँ वो हाँ, कैसे बनाने हैं वो? सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, यू एन इंटर करना है डियर, और यहाँ पर जाना है आपको आर्टिक्चर्स, ठीक है, और यहाँ लेना है इंचेस। उसके बाद आपका सारा वर्क सेम हो जाएगा। सपोज यहाँ गए आप, आपका विंडो साइज हो सकता है 5 फीट हो, 5 फीट, इंचेस डालने के लिए इंच में सिंबल नहीं लगाना है, ऐसे मत लगाइएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। सिंपल 5 फीट 10 लिख देना है, केवल इंचेस का सिंबल नहीं लगा क्योंकि इंचेस बाई डिफॉल्ट है, ठीक है। अब ऊपर जाइए, तो ऊपर जाने के लिए आपका यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से आपने कर दिया 20 फीट, ओ सॉरी 20 फीट कहाँ होगा, 4 फीट। आगे इंचेस लगाना है, मान लीजिए 5 इंचेस, तो 5 इंचेस मत लिखिए, बस 5 लिखिए, एंटर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी आपको साइज दिया हो उसको फटाफट ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसको भी इससे डिवाइड वेड करने का ऑप्शन दिया होगा, इसे डिवाइड कर लीजिए। फिर ऊपर से कुछ कटिंग्स होंगी, ठीक है, मान लीजिए, मुझे नहीं पता बट मान लीजिए 1 फीट की कटिंग होगी कुछ इस तरीके से। फिर ये दो पार्ट में डिवीजन हो जाएगा, ऐसे कुछ रहेगा, ठीक। जो एक तरफ बनता जाएगा उसको आप मिरर करते जाएंगे, दूसरे साइड बनता जाएगा, ठीक है। और फिर इधर कुछ ट्रिम फिलेट वगैरह यूज हो जाएगा। आई थिंक तुम बना लोगी, आगे समझ में आया होगा। हाँ सर, मुझे बस फीट और इंचेस में ही मतलब कैसे हाँ, करने का वो समझ। यू एन सर इंटर आर्टिक्चर इंचेस, ओके। ओके, और सर डायमेंशंस में भी वही करना होता है? यस यस, डायमेंशन के लिए जाओ तुम एनोटेट पे, यहाँ जाओ और यहाँ पर जाके मैनेज डायमेंशन, मॉडिफाई, प्राइमरी यूनिट, आर्टिक्चर्स, ओके, सेट करेंट, ओके, लीनियर, येलो, आ जाएगा, क्लियर है। ओके सर। सर और वो स्टैंडर्ड और वो ISO 25 में अंतर क्या है? ये कुछ नहीं, वो आईएसओ जब मीन्स ये इंडियन स्टैंडर्ड की बात हो रही है, ठीक है। ओके और ये फिक्स स्टैंडर्ड है जिस पर आपके डायमेंशन होते हैं। कंपनी में आपको ऐसे 7-8 टाइप के बनाने पड़ेंगे, ऐसे मैनेज करोगे ना तो यहाँ पर न्यू करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका अलग से स्टैंडर्ड बनाओगे, मान लो इसमें तुम आर्टिक्चर टिक वाला काम करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पर आर्टिक्चर ट्रिक का सारा काम इस ड्राइंग स्टैंडर्ड्स पर होगा, जो कि यहाँ पर आर्टिक्चर टिक ये है। एक और बनाना पड़ेगा न्यू, फिर से इसका स्टैंडर्ड कुछ और हो सकता है ये इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए हो, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ से डॉट ब्लैंक ले लिया आपने। ऐसे करके 10-15 टाइप्स के डायमेंशन स्टाइल आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका हाइट कुछ और रहेगा, इसका कुछ और रहेगा, इसका कुछ और, इसका कुछ और, क्लियर है। ओके ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। ओके जी। चलिए, अच्छा प्रयास किया, वेरी गुड दीदी। एंड बिरजू जी ने अच्छा प्रयास किया है, गुड गुड गुड। चलिए, और ड्राइंग्स कंप्लीट कर रहे हैं, ग्रेट, परफेक्ट। वेरी गुड गीतांजलि, बहुत बढ़िया।
नमेश जी ने बना लिया, ग्रेट। अब देखिए गाइस, मेरे सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। उसका रीजन क्या है, अब आपका हाथ बैठ गया है, इसीलिए हम लोग 2D को खत्म करके अब हम लोग आज से आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना रहे हैं, जो कि लेक्चर 8 और 7 में आप 7 तो देख ही लिया आपने, 8 में आप देखेंगे। वेरी गुड, परफेक्ट फरहान। जिन्होंने नहीं बताया बनाया प्लीज बताइएगा जरूर, क्यों नहीं बनाया आपने। बहुत सुंदर, क्या गेट बनाया, वाह। गाइस, आपके पास समय नहीं है तो एक बनाइए, बट जीरो प्लीज मत बनाओ, ये गंदा लगता है, इसका मतलब आप बैठे नहीं। समीर पाटिल जी ने बनाया, बहुत बढ़िया समीर, वेरी गुड, परफेक्ट। यहाँ पर आपने थिकनेस देखा होगा, अगर इसको थिकनेस देना है तो थिकनेस देने के लिए यहाँ पर होते हैं लाइन टाइप्स, ठीक है, ऐसे थिकनेस दे सकते हो। इसका लाइन वेट यहाँ से ऑन करोगे तो ये थिकनेस दिखने लगेगा ऐसे, ये देखो, ठीक है। ये लाइन वेट यहाँ से ऑन करना है और यहाँ से आपको जो थिकनेस चाहिए वो थिकनेस ले लेना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड गोविंद, बहुत सुंदर। रवि व्यास जी ने लगभग बना लिया है, बस यहाँ पर एक टिक मारना है। एक सर्किल लो इस सेंटर पे, कुछ 24 के आसपास ऐसे देखना, उसमें रेडियस दिया है, ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्रिम राइट क्लिक, फिर इसको एरे कर देना पड़ेगा। यही कितना केवल तुम्हारा बचा है। ओहो हो, मैंने रेक्टेंगुलर एरे ले लिया गलती से। सर ये किया था, शायद सेव नहीं हो पाया है वो। अच्छा, पता है मतलब तुम्हें ना, जी जी। बस हो गया, पता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, बहुत सुंदर, वेरी गुड, परफेक्ट। तो गाइस, आपकी 2D लेवल की जो ड्राइंग्स हैं वो लगभग लगभग ओवर हो चुकी हैं। अब हम लोग चल रहे हैं सेकेंड स्टेज ऑफ द ड्राइंग्स, जिसका केवल 2 दिन का समय लगता है। एक ये आज बनाना है घर, और एक ये बनाते ही आप कहाँ पहुंच जाएंगे, प्लानिंग सेक्शन में पहुंच जाएंगे, जो कि मेन सिविल इंजीनियरिंग तब स्टार्ट होगा आपका। ये सब माउस की सेटिंग के लिए बैठे हैं हम लोग गाइस, एक दिन आज का, एक दिन कल। कल हम लोग को बस ये बनाना है, फिर हम लोग का ये वर्कबुक का काम खत्म, और फिर हम लोग जाएंगे प्लानिंग सेक्शन में, और फिर हम सिविल इंजीनियरिंग का वर्क स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओनली 1 डे और। सर एक बार वो ड्राइंग का एक बार रिपीट करेंगे, आपने वो 3D वाला एक बताया सोमेट्रिक का, और दूसरा कौन सा बताया? ये इसमें आपको क्या बोलते हैं, बस ये वाला बनाना है केवल सिविल वर्कबुक में, जो कि है पेज नंबर 6 पे, सिविल वर्कबुक का पेज नंबर 6, और एम कैट का पेज 7 होना, नहीं पेज 5, ठीक है। लेकिन ये लेक्चर 8, सॉरी यार, पेज 5 नहीं है, पेज 4, 6, लेकिन बिना लेक्चर 8 को वॉच इसमें किए जो ये बनेगा नहीं। सिर्फ आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है सर, है ना? बस ये ये 2D नहीं बनाना है? नहीं नहीं, बस ये। लेकिन आप आज की ड्राइंग कहाँ है आपकी, बन गई? हाँ मैंने सबमिट कर दिया। अभी किया आपने? हाँ हाँ सर, आपने देखा अभी? अच्छा, ठीक है, मतलब बन गया ना, आपसे कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ हाँ। ठीक है, चलिए गैस, मेरा फोकस रहता है कि सबका ड्राइंग हाँ बना है, ठीक है। किसका नहीं बना वो मुझे देखना है। शाहिद जी, आपकी ड्राइंग नहीं बनी है, बताइए। सर मैं सारे ड्राइंग्स आपको सबमिट कर देंगे सर। नहीं, वो तो आप बेसिकली कर दोगे, मैंने लेकिन हैंड राइट रोज करने का जो मजा है ना, और जो कंसिस्टेंसी है वो देखना है, ठीक है, वो करो सर दोस्त। हाँ बोलो। सर बेसिकली मैंने हैंड राइट किया सर, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। अच्छा अच्छा, पूछो सो ना। सर लेकिन कभी कॉल कर सकता हूँ मैं आपको? अच्छा, कॉल करना है क्या? सुबह में, अगर तुम हम्म, 9 बजे के बाद चाहे जब कॉल करो। अच्छा 9 बजे के बाद कभी भी कॉल कर सकता हाँ हूँ? हाँ, सुबह में 9 बजे के बाद चाहे जब करो, क्योंकि शाम को तो क्लासेस रहते हैं ओके जल्दी सर। जल्दी से, है ना। सुबह हम्म, 9 बजे के बाद तुम चाहे जब कर सकते हो, ठीक है। ओके, कल कर ओके लेना सर। याद करके, लेकिन मुझे असाइनमेंट चाहिए, ठीक है। उस ये बात मत करना कि सर असाइनमेंट बाद में करूंगा, ठीक है, वो वाला काम मत करना, ठीक है। हाँ सर वो, असाइनमेंट ओके सर, मैं असाइनमेंट एक दिन में सारा दे दूंगा सर, ऑलरेडी हाँ सर ठीक किया है। हुआ हाँ, सब। मेरे दोस्त है, उसकी शादी है, तो फरवरी में उसकी शादी है। तो मैंने बोला यार कि क्या बोलते हैं, तू अपना इतना अनफिट हो गया, बहुत अनफिट हो गया चेयर पर बैठे बैठे, बीम इंजीनियरिंग है। तो बोलता है मैं फरवरी में मैं जिम लगा रहा हूँ, तो अपने शादी के लिए फिट होना चाह रहा है, 10 दिन में फिट होना चाह रहा है। तो मैंने कहा भाई ये नहीं हो पाएगा तेरे से ठीक है, एग्जाम्पल दिया, समझो। हाँ, ठीक है, डेली करना है। एंड क्या बोलते हैं, और कौन नहीं किया है गाइस आप में से? गीतांजलि ने कर लिया, ओवेश आपने किया ड्राइंग? एंड राम प्रसाद मैती जी, आपका ड्राइंग मुझे नहीं मिल रहा है कंटिन्यू, बुरा मत मानिएगा, बट सच ये है कि कुछ दिन बाद आप क्लास में नहीं दिखेंगे, अगर ऐसे आपने ब्रेक करते रहे तो। ये होता है, ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस है
कि आप जब काम को इकट्ठा कर लेंगे तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जो है उससे खत्म होने लगता है चीज़ों से, और फिर गाइज आपको लगेगा मेरे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेक्चर सर वन वो लॉन्ग हो आप जाएगा। वो एक्सेल शीट भेज देना सर आप, अरे जो हाँ, एक्सेल से आप मैं तुरंत 4 लेक्चर तक बोले। तुरंत तुरंत भी भेजता हूँ, तुरंत एट अ टाइम। ठीक है, ठीक है गैस, यू कैन बी लेफ्ट, मैं तुरंत पहले एक्सेल सीट भेज देता हूँ। चलेगा।